हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें 28 पर्यटक यानी सैलानियों का देहावसान हो गया है आतंकवादियों ने, जो कि अपने को टीआरएफ संगठन का बता रहे थे, यानी रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा है। ये अक्टूबर 2019 से सक्रिय है घाटी में। तो इसी ने अपनी जिम्मे इस संगठन ने ही जिम्मेदारी लिया है इस घटना की। तो जिस आतंकवादी हमले में वहाँ पत्नियों के सामने पति की हत्या कर दी गई, उसमें कर्नाटक के एक मंजूनाथ राव भी थे, जिनकी पत्नी पल्लवी ने इस हॉरर स्टोरी का एक जिक्र बयां किया है। इसमें इस घटना का जिक्र किया है, सॉरी, घटना का जिक्र किया है। और आप कह सकते हैं कि इससे कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो हृदय विदारक हैं, जो कि रुदाली पैदा करती हैं किसी के भी मन में। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस आतंकवादी घटना के बाद से ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। पिछले साल सितंबर तक कराने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने पिछले साल सितंबर तक, यानी एक साल का टाइम दिया था कि जम्मू कश्मीर में एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और एक साल के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि सितंबर तक वहाँ चुनाव करा लिए जाएंगे और बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ऐसे मामले में उमर अब्दुल्ला साहब अभी हाल में जब सितंबर 2024 में चुनाव हुए, तो उसमें उमर अब्दुल्ला जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, तीसरी पीढ़ी से आते हैं। उनके बाबा शेख अब्दुल्ला ने ये पार्टी बनाई थी। फिर फारूक अब्दुल्ला बहुत लंबे समय तक वहाँ सीएम रहे, उन्हीं के बेटे उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि फिर वहाँ के सीएम बने हैं। इसके पहले भी सीएम रहे हैं। और जो पहली बार चुनाव हुए, अनुच्छेद 370 के धारा 2 और धारा 3 हटाने के बाद, 35A अनुच्छेद 35A हटाने के बाद, तो उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ के सीएम बने हैं, पहली बार सीएम बने हैं। इसके पहले भी सीएम रहे पुरानी व्यवस्था में, लेकिन इन धाराओं के हटने के बाद या अनुच्छेद के हटने के बाद आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहले सीएम वही हैं। दूसरे शब्दों में उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उन्होंने भी इस पर दुख जताया है, लेकिन राजा भैया जो प्रतापगढ़ के कोंडा से संभवतः विधायक हैं, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हर आदमी जो है आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवादी है, परोक्ष रूप से करे या प्रत्यक्ष रूप से करे। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी नहीं स्पेयर किया। उन्होंने कहा कि वहाँ राजनीतिक संगठन भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में, मुँह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति जो है हर कश्मीरी के दिलो दिमाग पर रहती है जो घाटी में रहते हैं। खैर, हम लोग पहलगाम आतंकवादी हिंसा पर आते हैं। पहलगाम एक अनंतनाग ज़िले का एक खूबसूरत जगह है, जो कि दक्षिणी कश्मीर में दोनों आते हैं। अनंतनाग ज़िले का नाम है और पहलगाम उसका एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ जहाँ ये गए थे सैलानी अपना टूर मनाने, एक्चुअली ये हनीमून मनाने वालों का स्पॉट माना जाता है। ये एक्चुअली बैसरन मीडो के नाम से जाना जाता है, यानी बैसरन घास के मैदान का एक खूबसूरत जगह, जहाँ सड़क तो नहीं है कोई, चूँकि पहाड़ी इलाका है तो सड़क के माध्यम से तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन खच्चर के माध्यम यानी पोनी के माध्यम से ज़रूर जाया जा सकता है। सड़क नहीं है वहाँ, तो या तो आप पैदल जाइए या तो पोनी के माध्यम से जाइए। तो ये लोग इसी तरह से गए होंगे वहाँ।
वहाँ ठीक ठाक सैलानियों की संख्या थी। केंद्र सरकार का एक मिशन भी रहा है, भाई जम्मू कश्मीर को खोई हुई जो प्रतिष्ठा है वो वापस दिलाई जाए। और वहाँ जो है मोटे तौर पर जो वहाँ ये क्या कहते हैं कि पहले जैसे सैलानी जाया करते थे उस तरह से सैलानियों को एनकरेज किया जाए। जाहिर है भारत हिंदुओं का देश है, तो हिंदू ज़्यादा जाएंगे सैलानी। तो आतंकवादियों ने पहले तो धर्म पूछा, फिर उनके पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या की। इसमें मंजूनाथ राव जो कर्नाटक के बेंगलोर के रहने वाले हैं, उन्होंने उनकी पत्नी पल्लवी ने ये बात बताई रो रो करके। और इस घटना में बहुत सारे पतियों की हत्या हो गई और उनकी पत्नियां देखती रह गई। पत्नियों ने कहा भी भाई पहले मुझे मारो, लेकिन आतंकवादियों ने पत्नियों को स्पेयर कर दिया, पतियों को मारा। उसके कुछ से तो कलमा पढ़वाया, तो भाई हिंदू कहाँ तक कलमा पढ़ेगा। जिसे वो पकड़ लिए और उन्होंने हिंदू सैलानियों की हत्या कर दी, खास करके पतियों की हत्या कर दी। और पत्नियां बेबस और लाचार आंखों से ये दृश्य देखती रहीं, अपने पति की मौत देखती रहीं। इसमें 3 आतंकवादी प्रमुख रूप से सामने आए हैं। हालांकि कई लोकल कश्मीरियों के भी शामिल होने की आशंका है, जिसमें 2 कश्मीरी लोकल बॉयज़ की पहचान भी की गई जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में जा कर के उन्होंने लश्कर तैयबा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में बैन किया जा चुका है। अब तो 2023 के शुरुआत में टीआरएफ पर भी, यानी जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, टी से मतलब तैयबा या तहरीके आप कह सकते हैं, तैयबा से ही टी बना है, रेजिस्टेंस फ्रंट के रूप में, जो भारत में अनुच्छेद 370 के तमाम धाराओं को हटाने या 35A अनुच्छेद को हटाने का विरोध करता है और जम्मू कश्मीर के पुराने स्टेटस की मांग करता है। उसका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में 85,000 बाहरी लोगों को बसाया गया है, यानी ज़मीन आदि के उत्तराधिकार के जो नियम है वो बदल दिए गए हैं और वो वही लोग सैलानी के रूप में एक्चुअली पहलगाम आए हुए हैं मुखौटा ओढ़ करके। तो हम उनकी हत्या करके भारत सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, भाई ऐसे कश्मीरियों का हक नहीं छीना जा सकता। तो रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जिसने इस बात की जिम्मेदारी ली है, उसने अपने वक्तव्य में ये कहा है, कहा जा रहा है शेख सज्जाद गुल कमांडर इन चीफ है इस रेजिस्टेंस फ्रंट का। लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, उसी का ये मुखौटा है। मोटे तौर पर आप ओवरऑल कह सकते हैं हेड तो हाफिज सईद ही है, लेकिन शेख सज्जाद गुल कमांडर इन चीफ है इसका घाटी और पीओके में सक्रिय है। जो 3 थे, तीनों के तीनों पाकिस्तानी थे, उन ने अपना एक कोड नेम भी बना रखा था। उन तीनों के ओरिजिनल नाम है, एक का नाम आसिफ फौजी है, दूसरे का, इसका कोड नेम था मूसा, दूसरे का नाम सुलेमान शाह है, इसका कोड नेम था यूनुस, और तीसरे का अबू तलहा, इसका कोड नेम था आसिफ। इन्हीं तीनों ने मुख्य रूप से वहाँ टोली बना करके और हिंदुओं की पहचान करके उनके पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या कर दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ जो है स्थानीय स्तर पर उन लोगों की हत्या करता है जो लोग जम्मू कश्मीर के विरोधी बात करते हैं या जो अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के पक्ष में हैं, या लोकल लोग जो आतंकवाद की आलोचना करते हैं। इसी के मद्देनज़र उसने, ऐसा नहीं कि मुस्लिम को उसने स्पेयर किया है, बाबर कादरी को 2020 में ही उसने उड़ा दिया था। अक्टूबर 2019 में अस्तित्व में आया था। बाबर कादरी बहुत ही स्ट्रांग व्यू रखते थे आतंकवाद पर, यानी आतंकवाद को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे बल्कि उसकी आलोचना करते थे, तो उनको मार दिया था। इसके बाद 2 हिंदुओं की भी हत्या कर दिया। इसमें सुपिंदर कौर एक महिला सिख थी जिनकी हत्या कर दिया 2021 में, और माखन लाल पंडिता ये दूसरे हिंदू हैं
जो कि एक कारोबारी थे लोकल, उनकी भी हत्या 2021 में कर दिया गया था। तो सुपिंदर कौर और माखनलाल पंडिता, दो लोगों की हत्या भी कर दिया। और इस प्रकार से बाबर कादरी की भी हत्या कर दिया, चूंकि वो आतंकवाद की आलोचना करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान होने की वजह से उनको छोड़ दिया। तो इसी फ्रंट ने ये जिम्मेदारी लिया है, भाई इसी ने जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। एक्चुअली इसका उद्देश्य भारत सरकार पर दबाव बनाना है, इस बात का कि भाई भारत सरकार ये मान जाए कि जम्मू कश्मीर में जो भी भारत सरकार ने किया अनुच्छेद 370 के साथ, वो गलत किया है। आपको हम बता दें, इसने जिन 28 लोगों की हत्या किया उनमें 3 प्रमुख लोग हैं। जैसे एक IAS ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तेजर हेलियांग, HAILYANG, इनकी भी हत्या कर दिया है। एक नेवी के लेफ्टिनेंट थे, उनकी भी हत्या कर दिया है। विनय नरवाल, अभी तो कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी हरियाणा में, इनकी भी हत्या कर दिया है। और एक दूसरे सज्जन हैं जो कि TCS के टेकी या टेक्निकल ऑफिसर, जो कि अमेरिका में काम करते थे। TCS टाटा की कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। यह एक टेक ओरिएंटेड कंपनी है। तो इसके सज्जन थे पीतन अधिकारी, ये भी नॉर्थ ईस्ट से ही आते थे। इनकी भी हत्या कर दिया है आतंकवादियों ने। दूसरे शब्दों में, पहले तो नाम पूछा, फिर कलमा पढ़वाया। जब देखा कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, उसके बाद से आश्वस्त होने के बाद सीधे गोली मार दिया। पत्नियों को छुआ भी नहीं है, लेकिन पतियों को गोली मार दिया है, जिससे दर्द ज़्यादा, जितना वो बिलखेंगी, जितने रोएंगी, उतने ही भारत सरकार पर इसका दबाव बढ़ेगा। जो लोकल 2 लोग थे, जो जिनके बारे में मैंने चर्चा किया था, यानी जो अनंतनाग ज़िले के रहने वाले और पहलगाम के रहने वाले थे। एक आदिल गुरी अनंतनाग ज़िले का रहने वाला, और एक एहसान, ये पुलवामा का रहने वाला। ये दोनों भाग गए थे 2018 में ही पाकिस्तान, और कहा जा रहा है इन्होंने जा कर के यहाँ के सारे वाक़यात, सारे हालात के बारे में जानकारी दिया था लश्कर तैयबा को। और लश्कर तैयबा को पता है कि भाई पंजाब आधारित है, और उसको सपोर्ट जो है मिला हुआ है वहाँ की सेना से। असीम मुनीर जो सेनाध्यक्ष है, वहाँ आर्मी चीफ, पाकिस्तान का वो और ख़तरनाक है, एंटी इंडिया, हमेशा स्टैंड लेके चलता है। अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में जो कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उसमें उसने 2 नेशन थियरी के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 3 जनवरी 2003 को जो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी किया था, जो R चिदम्बरम ने ड्राफ्ट किया था, उसे बदलने की ज़रूरत आ गई है। जैसे चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, पहले भारत के पहले, जिसने अपने आणविक हथियारों को नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन से बांध रखा है। तो डॉक्ट्रिन तो एक पॉलिसी होती है, सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करने में कितना टाइम लगता है। चीन के साथ वो कह दे भाई नो फर्स्ट यूज़ रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास तो कोई नो फर्स्ट यूज़ जैसी पॉलिसी है नहीं, या नो यूज़ जैसी कोई पॉलिसी है नहीं। तो भारत सरकार को 2 काम करना होगा। एक तो पाकिस्तान के साथ अपने आणविक हथियारों की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ चेंज करना होगा, और दूसरा नो यूज़ और नो फर्स्ट यूज़ को डिफाइन करना होगा, इन दोनों में अंतर क्या होता है। भले ही अक्टूबर 2010 में KPS में जो भारत के पूर्व सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने इसे डिफाइन किया हो, लेकिन भारत सरकार को वर्तमान में ये ज़रूरत है इसको पुनर्परिभाषित करने की, और स्पष्ट करने की कि भाई नो फर्स्ट यूज़ और नो यूज़ में क्या अंतर होता है, और पाकिस्तान के प्रति उसका रवैया क्या होगा, ये बताने की भी ज़रूरत है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत सरकार को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बाइफरकेट करने की ज़रूरत है, 2 भागों में बांटने की ज़रूरत है, चीन के साथ कुछ और, शेष विश्व के साथ कुछ और।
बल्कि ट्राइफरकेट आप कह सकते हैं। चीन के साथ कुछ और, शेष विश्व के साथ कुछ और, पाकिस्तान के साथ कुछ और। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए अलग से एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लाने की ज़रूरत है भारत सरकार को, ताकि पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज जाए और चीन को इस बीच समझा लेने की ज़रूरत है। भाई ऐसा है, टू फ्रंट वार से कमज़ोर होगा चीन, और चूँकि भारत के पास भी आणविक हथियार हैं और भारत सरकार जो है कभी भी डॉक्ट्रिन इससे डर भी जाएगा चीन। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से चीन ऐसे भी डरा हुआ है और टैरिफ वार में वो भारत का सहयोग भी चाहता है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इस समय चीन को समझाना आसान है। अब इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह आदि सभी भाग ले रहे हैं उसमें। देखना है आगे क्या रणनीति तय होती है, उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे। वैसे पाकिस्तान जो सीमा, भारत से सीमा लगती है, उसमें उसके दो भाग हैं। एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि 118 किलोमीटर के करीब है, और एक सीज फायर लाइन है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो 776 किलोमीटर के करीब है, जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। माना जा रहा है ये आतंकवादी जो पाकिस्तान के शह पर ही भारत में घुसे थे, इन्होंने इस इलाके को इसीलिए चुना चूँकि यहाँ सड़क मार्ग से आया नहीं जा सकता, इसलिए सुरक्षा बल यहाँ नहीं होंगे, और लोकल लोगों ने इसकी जानकारी दे भी दी थी। जाहिर है कि कश्मीरियों के जब पेट पर चोट पड़ेगी, आर्थिक चोट पड़ेगी, तभी कश्मीरी सुधरेंगे भी। इन लोगों ने एक्चुअली पर्यटन से तो माना जा रहा है, पर्यटक 84 लाख पर्यटक इस बार जम्मू कश्मीर गए हैं एक वित्तीय वर्ष के दौरान, तो यानी पिछले साल से इस साल। तो इन्होंने जो भी पैसा खर्च किया वो लोकल कश्मीरियों के ही काम आया होगा। तो अब कोई हिंदू जाएगा नहीं, यानी पर्यटन जो है टाटा फिश हो जाएगा कश्मीर घाटी का। तो जाहिर इससे कश्मीरियों का ही नुकसान होगा। इससे वो लोकल जो लोग मुखौटा बने हुए थे लश्कर तैयबा के, उनको अलग थलग करने में कामयाबी मिलेगी। रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको टीआरएफ कहते हैं, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लिया है, उसको भी अलग थलग करने में कामयाबी मिलेगी। भारत सरकार देखते हैं आगे क्या करती है। कहा यह जा रहा है कि 42 लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, जो 776 किलोमीटर लंबा है, उसके पास 42 कैंप बना रखे हैं, ट्रेनिंग कैंप है आतंकवादियों के, यानी पीओके में अच्छे खासे आतंकवादी सक्रिय हैं। घाटी में भी 75 आतंकवादी करीब अभी सक्रिय हैं। लेकिन भारत सरकार को आतंकवादियों पर चोट करने के साथ साथ पाकिस्तान पर भी चोट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सेना इसमें अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान भी अपने खराब दौर से गुजर रहा है, आर्थिक रूप से वह कमज़ोर है, अंदर से टीटीपी आदि का हमला हो ही रहा है। तो भारत चाहे तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। ईरान भी इसमें पाकिस्तान के साथ नहीं है, ईरान का भी पाकिस्तान के साथ जो है पंगा चल रहा है। बस चीन को भारत समझा ले, और बांग्लादेश को, मालदीव को, या ऐसे छोटे मोटे देश को तो भारत को समझता ही नहीं। तो पाकिस्तान को बढ़िया से पाकिस्तान में के मुंह में नकेल डाल करके उसको पटका जा सकता है। एक निर्णायक पाकिस्तान के ऊपर हमले की ज़रूरत है। कुछ भारतीयों का नुकसान होगा, हो सकता है पाकिस्तान अपना अपने अपनी आपा खो दे और न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करे, तो भारत का एक हिस्सा मानते हैं कि इसके जो एंटी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है वो फेल कर जाए, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो भारत पर आकर के गिरे, भारत को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे में रूस और अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, और फिर भारत के पास ये आज़ादी हो जाएगी। 2003 डॉक्ट्रिन के हिसाब से भी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सके। भारत को तो एक बहाना चाहिए, और वो बहाना हो सकता है कश्मीर की घाटी की ये घटना जो पहलगाम की घटना है उससे मिल जाए। यहाँ तक कि भारत के खिलाफ जो है, अगर पाकिस्तान रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रयोग करता है तो ही भारत को ये
अधिकार मिल जाएगा इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कि वो पाकिस्तान पर पलट कर वार करे और उसका भारी भरकम नुकसान पहुंचाए। तो इस प्रकार से थोड़ा भारत को रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन चीन अगर समझ जाता है तो भारत को जीतने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हो जाएगा तभी ये दुरुस्त भी होगा। हो सकता है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। अगर मिटा दिया जाए तो भी पाकिस्तान को इस मामले में सबक अच्छी तरह से मिल जाएगा, उसके हुक्मरान तो ख़त्म ही हो जाएंगे। जो बचे खुचे रहेंगे अगर दो चार भाग करके, जैसे सऊदी अरब, यूएई वगैरह में जो शरण लिए हुए हैं वो वहाँ जाएंगे, तो हो सकता है फिर से वो पाकिस्तान के पुनर्निर्माण की कोशिश करें। लेकिन काफ़ी दिनों तक मामला शांत रहेगा, तब तक नरेंद्र मोदी का युग समाप्त हो जाएगा। देखना होगा कि आगे भारत सरकार क्या करती है, जैसा करेगी वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।